महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन, विधानसभा रहेगी निलंबित। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई शिवसेना। राज्यपाल ने बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को दिया था मौका। लंबी कवायद के बाद भी शिवसेना नहीं बना पाई सरकार। खींचतान की नई सियासी तान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। महाराष्ट्र में पिछले 20 दिन का जो घटनाक्रम रहा वो देश की सियासत पर बहुत गंभीर असर डालने वाला है, हो सकता है। भाजपा शिवसेना का क्षुण्ण जोड़ दरकता दिखा तो सेक्युलर और कम्युनल के बीच की दूरी भी कम होती नजर आई। दावे हर ओर से खुद को सही बताने के थे, लेकिन सवाल सब पर हैं। भाजपा पर शिवसेना सवाल उठाती रही है कि वो 50-50 के फॉर्मूले से पीछे हट गई। भाजपा का सवाल कांग्रेस पर है कि वो एक कट्टर हिंदूवादी दल से हाथ मिलाने को तैयार हो गई। वैसे भाजपा शिवसेना को लेकर बहुत संभल कर बोल रही है, लेकिन और शायद हिंदू वोटों के डर से ऐसा है, लेकिन फिर भी सवाल उठा रही है कि शिवसेना ने कुर्सी के लिए कांग्रेस का मुंह ताकने से भी गुरेज नहीं किया। मराठा क्षत्रप शरद पवार को राजनीति का खिलाड़ी कहा जाता है, और जो लोग कल तक ये मान रहे थे कि वो कुर्सी के लिए शिवसेना से जा मिले हैं, आज वो अंदेशा जता रहे हैं कि क्या उन्होंने ये तमाम दिखावा शिवसेना का चेहरा दिखाने के लिए किया था। तो क्या उन्होंने इतना जोड़ तोड़ और नाटक किया। और अब जो चीज़ देशव्यापी प्रभाव छोड़ने वाली है वो ये है कि एनडीए और यूपीए के अंदरूनी समीकरण इस घटनाक्रम से कैसे प्रभावित होंगे, राज्यों में जो गठबंधन है वो कैसे प्रभावित होंगे। प्राइम डिबेट में आज इस पर बात होगी कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर क्या भाजपा रणनीति के तहत मूक दर्शक की भूमिका में रही है, और 20 दिन के घटनाक्रम से सबसे बड़ा सियासी फायदा किसका हुआ नुकसान, और क्या महाराष्ट्र का घटनाक्रम यूपीए और एनडीए गठबंधनों की परिभाषा को फिर से लिखने वाला साबित होगा। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज अमित गोयल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और यूनुस चौबदार हैं, आप कांग्रेस विचारधारा रखते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अमित गोयल साहब, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस और एनसीपी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें ये हमला किया है, भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है कि आपने संविधान का और संविधान प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग आप करते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में एक कड़ी महाराष्ट्र में आपने जोड़ी है, राष्ट्रपति शासन लगाकर। राष्ट्रपति शासन लगाने की वहां कोई ऐसी नौबत नहीं आ गई थी। देखिए जेपी शर्मा जी, ये सबको पता है कि इस पूरे देश में आज़ादी के बाद से लगातार अगर किसी पार्टी ने राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग किया है तो कांग्रेस ने किया है। चाहे वो मद्रास में रहा हो, चाहे नंबूद्रिपाद की सरकार का मामला रहा हो, चाहे बाद में एसआर बॉम्बे की सरकार, आप देखिए उसको बर्खास्त कर दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी। हरियाणा में क्या हुआ, देवीलाल जी सरकार को बर्खास्त किया। मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये कांग्रेस की परंपरा रही है। आज की तारीख में आज देखिए भाजपा की सरकार आने के बाद केंद्र में ऐसा मुझे उदाहरण बता दीजिए कि कोई राज्यपाल ने कोई कार्य किया और सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस राज्यपाल के फैसले को पलटा। उनका एक संवैधानिक अधिकार है, अपने विवेक के आधार पर वो फैसला करते हैं संविधान के दायरे के अंदर। और कांग्रेस के समय पर ऐसे बहुत से फैसले हुए जो राज्यपालों ने दबाव में किए, कांग्रेस की सरकार के दबाव में, और बाद में कोर्ट में जाके बदल दिए गए। तो ये सबको पता है कि कांग्रेस इस तरह का दुरुपयोग करती आई है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि दुरुपयोग हुआ होगा। तो आप जाइए कोर्ट में। अभी तक तो आज तक आप जो भी आपने आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, आरोप लगाया आपने बीजेपी के ऊपर, एक बार भी कोर्ट में अमित गोयल जी सही माना गया? अमित गोयल जी, कोर्ट में कोई और नहीं गया है, कोर्ट में आपकी गलबैया वाली शिवसेना गई है, सुप्रीम कोर्ट आज तक कई बार कांग्रेस ने इस तरह के आरोप लगाए शर्मा जी, लेकिन एक बार भी वो आरोप सत्य साबित नहीं हुआ। जबकि कांग्रेस के शासन काल में जब भी ऐसा आरोप लगे, कोर्ट ने उन फैसलों को बदला है। यूनुस चौबदार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये बाकी सारी चीजें एक अलग एंगल में है।
सबसे बड़ा जो मुद्दा था इन चुनाव का या वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा था विचारधारा का। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो दावा करती आ रही थी कई वर्षों से हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, इस चुनाव के बाद में और इन नतीजों के बाद में जनता को बिल्कुल समझ में आ गया कि हिंदुत्व की कोई लड़ाई नहीं थी, कुर्सी की लड़ाई थी। ये सत्ता के लोभी लोग हैं। विचारधारा के मोर्चे पर आप कहाँ खड़े हैं? एक मिनट अमित गोयल, आप कहाँ खड़े हैं जी? हम विचारधारा के मोर्चे पर, आपकी विचारधारा क्या है? संविधान को मानने वाले आपकी विचारधारा क्या है? शिवसेना की विचारधारा क्या है? अगर विचारधारा इन जैसी होती, शिवसेना की विचारधारा क्या है? आप मैं सुन रहा था स्पष्ट कर लें आप इस बात को। अगर विचारधारा नहीं होती तो अब तक सरकार बन चुकी होती, कांग्रेस सरकार में शामिल हो चुकी होती। लेकिन सिर्फ विचारों के मतभेद के कारण अभी तक बातचीत जारी है कि जब तक वैचारिक सहमति नहीं बनती है सब बातों को लेकर, जब तक वैचारिक जो शिवसेना के साथ जो तकलीफें हैं, विचारधारा में जो अलग भिन्नताएं हैं, उन बातों पर अगर सहमति नहीं बनती है तब तक कांग्रेस समर्थन नहीं दे रही है। ठीक बात, अमित गोयल भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं पहले ये पूछना चाह रहा हूं आपसे यूनुस चौबदार साहब कि विचारधारा की जो बात है, आपने कहा कि जब तक सहमति नहीं बनती है, ये सहमति किस बात पे बनती? शिवसेना तो मैंने कल भी कहा था इस डिबेट में कि गर्व से कहो हम हिंदू वाली पार्टी है। पहला जो उनका मूल मंत्र है वो ये है, और आप ये हरगिज कहने वाले नहीं है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनता वो क्या बनता कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, थोड़ा कम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या मत कहो? नहीं, हिंदू से किसी को तकलीफ नहीं है। बात आती है कट्टरवाद की। मैंने सिर्फ एक नजर दी है, मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया है कि वो उस विचारधारा की पार्टी है जो विचारधारा नॉर्थ पोल में मानी जाती है, तो आपकी विचारधारा साउथ पोल है। आप कैसे मिलते, कहां मिलते, कहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता? देखिए, जहां सत्ता की बात आती है, शासन की बात आती है, वहां धर्म से शासन नहीं चलता है। शासन चलता है संविधान के अनुरूप। संविधान को मानने की बात है। अगर शिवसेना उस एजेंडे पर, जिस एजेंडे पर कांग्रेस काम करती है, एनसीपी काम करती है, संविधान के तहत काम करती है। ये नहीं कि आपने सरकार बनी नहीं, चुनाव नतीजे आए, आपको लग रहा है कि सरकार भाजपा की नहीं बन रही है तो भाजपा नेता बयान देने लग जाए कि हम तो राष्ट्रपति शासन भी एक ऑप्शन है। ये इन्होंने पहले बयान दे दिया था। अब ये बात आज साबित हो रही है कि भाजपा जो राज्यपाल है वहां के और राष्ट्रपति हैं, वो कांग्रेस की कठपुतली है। चौबदार साहब, आप ही ने शुरुआत यहां से की थी। आप ही ने कहा था कि दोनों हिंदुवादी चेहरे बनते थे, दोनों हिंदुवादी दल बनते थे, दोनों में दो फाड़ हो गई। कहां हो गई विचारधारा? अब आप ये करें कि जो शासन है वो धर्म से नहीं चलता है, वो धर्म की विचारधारा से नहीं चलता है, वो तो विकास के दूसरे मुद्दों से चलता है जिस पर हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेते हैं। आप खुद अपनी बात को काट रहे हैं। नहीं, ऐसा जेपी जी मैं आपको क्लियर कर दूं, धर्म की बात एक अलग एजेंडा है। धर्म की बात पे अगर जहां तक अगर धर्म पे अगर कॉम्प्रोमाइज होता तो वहां बात ही नहीं होती। अगर इस तरीके की बात होती एनसीपी और कांग्रेस के बीच में और शिवसेना को साथ लेकर। चलिए, अमित गोयल कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए अपनी बात। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि ये जो सारा घटनाक्रम हो रहा है, हमेशा शिवसेना हमारी पुरानी सहयोगी रही है, एक छोटे भाई की भूमिका में रही है। कुल मिला के जो सारा राजनीतिक परिदृश्य उभरा है जेपी शर्मा जी, स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि ये कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर शिवसेना को दिग्भ्रमित किया। उनको ये आश्वासन दिया कि भाई ठीक है, आप मेरी बात सुनिए पूरी, पहले मैं बीच में बोला नहीं। उन्होंने उनको दिग्भ्रमित किया, सपना दिखाया मुख्यमंत्री का। कुल मिला के रामायण है, रामायण अपना बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, उसमें आप देखिए कि एक मंत्रा थी, उसका रोल किया था ललिता पवार ने। इस बार वो रोल शरद पवार ने किया है, एक परिवार में फूट डालने का काम किया। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊं, कुल मिला के झूठे शब्दबाग दिखाए गए। और कुल मिला के देखिए, शिवसेना को बार बार एक कहा गया, शिवसेना के द्वारा 170 सीटों का समर्थन है, उनको आश्वासन दे दिया, हम सोनिया गांधी जी से बात कर रहे हैं, केंद्र के मंत्री का इस्तीफा भी दिलवा दिया कि हम समर्थन दे रहे हैं। आज तक वो समर्थन क्या किया? और अभी जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ऐलान करते थे कम से कम कि हम शिवसेना को समर्थन दे रहे हैं। कुल मिला के राज्यपाल ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, उन्होंने शिवसेना को मौका दिया। उन्होंने कहा हमारे पास समर्थन है तो आइए चिट्ठी ले आइए। शिवसेना चिट्ठी लेके नहीं आए, पे उन्होंने एनसीपी को कहा चिट्ठी ले आइए। आप चुपचाप क्यों बैठे? कहा कि 48 घंटे का आप चुपचाप बैठे क्यों देखते रहे? हमने तो स्पष्ट मना किया ना कि हम हमारे पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। क्यों मना किया? पर्याप्त संख्या बल नहीं है और हम धोखे की राजनीति नहीं करते। आप सबसे बड़े राजनीतिक दल थे, सबसे बड़े राजनीतिक दल बन के उभरे थे वहां, आपने मना क्यों किया? देखिए, मैं आपको बताऊं, दो बातें हैं। पर्याप्त संख्या बल आवश्यक है और हम किसी भी सूरत में ऐसी पार्टियां, कम से कम कांग्रेस और एनसीपी, इनसे समर्थन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही बात शिवसेना की, हमारा ही परिवार का व्यक्ति जिसको दिग्भ्रमित कर दिया गया है और उसके साथ में उसको सपना दिखाया गया और सपने को तोड़ दिया गया। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो कमिटमेंट हमने किया था उस कमिटमेंट के ऊपर आज भी हमें, अगर हमारे मन में धोखा देने की भावना होती तो शिवसेना ने कहा था कि भाई 2.5 साल का मुख्यमंत्री, हम 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उसको मना कर देते। लेकिन हम जिस कमिटमेंट में पहले थे उस कमिटमेंट पे आपने यही कहा ना कि कांग्रेस की चिट्ठी कभी नहीं आएगी। आपने ये कहा कि जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है,
इसलिए हम सत्ता बनाने की दावेदारी पेश नहीं करेंगे। कहा ना आपने, कर्नाटक में क्यों नहीं कहा? वहां तो आपने ये कहा बार बार कि हम सबसे बड़े दल हैं, हमको न्योता मिलना चाहिए, हम सरकार बनाएंगे। आपने बनाई, आपकी सरकार की। येदियुरप्पा पहले टर्म में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। वहां क्या जल्दी थी? वहां के इक्वेशन कैसे अलग थे? मुझसे पूछा सवाल? हाँ, और किससे पूछा? मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बताऊं, हर राज्य की अलग परिस्थिति होती है। बहुत बढ़िया, मेरी बात सुनिए, अलग राज्य की अलग परिस्थिति होती है कि आपको कौन लोग समर्थन दे रहे हैं। अलग परिस्थिति होती है। अगर कुछ विधायक, हर जगह के अलग इक्वेशन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर मोदी जी के काम ये बात कहकर हमको समर्थन दे रहे हैं, ये तो हमने कहा कि हम कहकर सरकार बना सकते हैं। और यहाँ हमको लगता है कि आज की तारीख में वहां पर देखिए अलग अलग दल है। कश्मीर में आप ये कहकर हर राज्य की अलग परिस्थिति बना, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे वहां पर हमें पता है कि जिन दलों से आपको समर्थन नहीं मिलेगा, और शिवसेना के साथ में हमारा जो गठबंधन था, पीपल अलायंस था, शिवसेना ने तय कर लिया था कि मुझे बताइए, आप जो कह रहे हैं कि हर राज्य की अलग परिस्थिति होती है, आप अगर जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन में जाकर और गठबंधन से बाहर निकलकर वापस पाक साफ हो सकते हैं, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस, हाइपोथेटिकल बात है, शिवसेना को समर्थन देकर सरकार के साथ अगर भागीदार भी हो जाए तो भी बाकी राज्यों में क्या फर्क पड़ता है? पूरे हिंदुस्तान में वो अपनी तरह की राजनीति कर सकती है ना, जैसे करती आई है। देखिए मैं आपको बता दूं, अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं। शिवसेना के साथ हमारा अलायंस आज का नहीं है, बहुत पुराना हमारा गठजोड़ है। और हमारे गठजोड़ को जो तोड़ने का प्रयास कांग्रेस एनसीपी ने किया, तो क्या हम उसको सफल होने देते? हमने कहा शिवसेना ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास समर्थन है इनका, तो अब बनाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं। हमने कहा, लेकिन वो सामने आ गया सबके सामने, वो कह रहे हैं आज चिट्ठी आ रही है, हम समर्थन दे रहे हैं शिवसेना को। अभी तक उस चिट्ठी का अता पता नहीं है। और राज्यपाल ने भी अपनी पूरी तरह से संवैधानिक मर्यादाओं में काम किया। शिवसेना को भी कहा कि आप करिए, लाइए, आपकी चिट्ठी तो लाइए, और उन्होंने एनसीपी को लाइए, चिट्ठी लाइए, चिट्ठी लाइए आप। और उन्होंने कह दिया 24 घंटे 48 घंटे और दीजिए, अगर भाई आपकी सहमति होगी तो लाके दीजिए, एक हाथ में लाके दीजिए। आज भी कांग्रेस की हाथ में नहीं है, अभी भी हमारी बातचीत चल रही है, हमारी बातचीत चल रही है। तो मैं कह रहा हूँ अगर राज्यपाल ने भी अपनी पूरी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया है, शिवसेना कोर्ट में गई है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं आपको आज कह रहा हूँ, आगे भी किसी कांग्रेस की देखिए ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल सीधी शिकायत है, कांग्रेस की सीधी शिकायत है। आपने सबसे ज्यादा सीट वाली बीजेपी को बुलाया, उससे कम सीट वाली शिवसेना को बुलाया, उससे कम सीट वाली एनसीपी को बुलाया, तो हम में क्या कोर्ट था? हमको क्यों नहीं? कांग्रेस ने एक बार हमको भी बुला लिया, पूछ कर देखिए, कि हम वो तो आपने भी नहीं कहा था, वो तो आपने भी नहीं कहा था, वो तो आपने भी नहीं कहा था, आपसे पूछा, आपने मना कर दिया, आपने मना कर दिया। तो जब एक एक सीढ़ी बिल्कुल बनता था, एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे थे, एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे थे, तो पूछ लेना चाहिए था ना कांग्रेस से। कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी थी, सबसे बड़े पीपल अलायंस ने मना कर दिया, सबसे बड़ी पार्टी ने मना कर दिया। उसका दूसरे ऑप्शन के पास गए, उसने कहा कि हमें और समय चाहिए, हम निश्चित समय में नहीं कर सकते। जिन्होंने कहा था कि हमारे पास समर्थन है, उसका तीसरे को कहा, उसने कहा हमें और 48 घंटे का समय दीजिए। राज्यपाल की अपनी मर्यादा है, ये महाराष्ट्र की जनता का हक है कि वहां पर अच्छी चुनी हुई सरकार आए। ऐसा थोड़ी किसी को भी आप बुलाइए और वो कहेगा कि हम बता देंगे। उस हक से आप सब भागे, क्या ये होश पड़ी? उस हक से बीजेपी ने भी पलायन किया है, उस हक से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस भी महाराष्ट्र की जनता को रूबरू नहीं करवा पाई। श्याम सुंदर शर्मा, मुझे समझाइए कि अब क्या स्थितियां बनेंगी? सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दीजिए, वहां से जो फैसला आएगा वो एक अलग बात है, जेपी शर्मा, लेकिन जो स्थितियां जा रही हैं, सामने दिखाई दे रही हैं, उसमें 6 महीने तो राष्ट्रपति शासन है। उसके बाद अगर चुनाव होते हैं तो क्या होगा? कौन किस पर हमला करता हुआ दिखेगा? क्या भाजपा शिवसेना एक दूसरे पर हमला करती हुई दिखेंगी, या क्या एनसीपी जो आज शिवसेना के साथ सरकार बनाने की बात कर रही थी वो शिवसेना पर हमलावर हो पाएगी? बहुत मुश्किल होगा ये सब। देखिए जेपी शर्मा जी, अभी उद्धव ठाकरे का मैं बयान देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं बीजेपी से हमारी बातचीत चल रही है। अगर वो इस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो हो सकता हो कि वो हमारी मांगों को मान ले तो हम समर्थन देने को तैयार हैं। वो खुद कह रहे हैं अभी इस स्थिति के बाद भी, क्योंकि 8 दिन तक इनका गठबंधन नहीं हो पाया दोनों की। ये शिवसेना के बारे में लोगों की राय को और बदतर बनाएगा श्याम सुंदर शर्मा, जो मुझे समझ में आता है। देखिए कि आपने सारे विकल्प टटोल लिए, कोई विकल्प जब आपका काम नहीं कर पाया तो लौट के बुद्धू घर को आए की तरह आप वापस वहां आ गए जहां आपको पहले दिन होना चाहिए था। लेकिन जेपी शर्मा जी, क्योंकि आप जब चुनाव लड़ने से पहले जिस प्रकार से चुनाव क्षेत्र में दोनों गए थे साथ मिल करके, और फिर आपने जब वहाँ पर 164 पे बीजेपी लड़ी थी और 124 पे शिवसेना लड़ी थी, जीते आप कम पे 105 पे वो जीते और 56 पे वो जीते। तो आप गठबंधन तो पहले कर लिया था आपने, क्योंकि गठबंधन करने के बाद आपने गठबंधन नहीं कर पाए, इसलिए राज्यपाल ने फिर 48 घंटे का समय केवल बीजेपी को दिया। और फिर उसके बाद
उसी समकक्ष पार्टी को आप 24 घंटे का समय देते समकक्ष पार्टी नहीं उसके है बाद साहब। सुन नहीं, लीजिए, नहीं, शाम जी समकक्ष पार्टी मत कहिए। अरे आप सुन तो लीजिए अमित जी, देखो अमित जी आप सुन लीजिए, आप समकक्ष नहीं मानने की तो लड़ाई है, समकक्ष नहीं मानने की तो लड़ाई है। आप सुन तो लो, आप अमित जी मेरी बात, अरे आप सुन तो लो, मेरी बात सुनिए, अरे आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई, आप सारा का सारा चलो गोयल साहब सारा का सारा जो गोयल साहब सुनिए, अरे पैदा किया गया है, अरे आप वो उन्हीं के दौरान पैदा किया है, कांग्रेस और एनसीपी के दौरान। आप राज्यपाल को उस विवेक निर्णय करने दीजिए। आप क्यों कह रहे हो सब चीजें? अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो आप सुनिए तो सही। आप बार बार ये कह रहे हैं कि राज्यपाल ने निर्णय ठीक किया, निर्णय करने से पहले कैबिनेट ने निर्णय कर लिया। ये कैबिनेट का निर्णय करने का थी। ब्राजील अगर प्रधानमंत्री जा रहे थे, बाकी और तरीके भी तय कर सकते थे। जल्दबाजी का निर्णय ठीक नहीं होता। आप कर्नाटक में जाते हैं तो 34 वाली पार्टी बनती है ना, वहां की स्थिति नहीं होती क्या? वहां तो आप भूल जाते हैं। यहाँ कांग्रेस को बुलाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं बुलाना चाहते? राज्यपाल को कहना चाहिए कांग्रेस भी आ जाए। एक बार भी कांग्रेस के नेता ने किसी ने कहा कि शांति लीजिए, एक बार भी कहा कि अशोक गहलोत हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो प्रभारी बन के उनके सारे विधायकों के साथ में मेरी बात रहे, उनको राजस्थान में रखा। एक बार भी बयान आएगा कि कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी? एक बयान भी आया कि बताइए आप मेरे को, अशोक गहलोत की बात, एक बयान भी आया कि बताइए आप सुनते लीजिए। सोनिया जी का बयान है, सुनते लीजिए। अहमद पटेल का बयान है, बताइए ना अभी भी आप सुनते लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला क्या? आप सुनते लीजिए। आप ये बात कह रहे हो, कांग्रेस को राज्यपाल नहीं बुलाया, अभी तक भी कांग्रेस ने नहीं कहा कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। नहीं गोयल साहब ने बोला है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। कांग्रेस ने पहली शिकायत अपनी ये रखी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप शायद सुन नहीं पाए, कि हमको क्यों नहीं मौका दिया गया जब 3 दिनों को आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक बार भी कहा तो बताइए आप मेरे को। 20 दिन से घटनाक्रम चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, क्या कांग्रेस ने एक बार भी कहा? कांग्रेस ने ये कहा कि हमको विपक्ष में बैठने का जनादेश, हम विपक्ष में बैठेंगे। अपनी बात पूरी अरे आप सुन लीजिए कि देखिएगा, आप जो राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, आप अगर झारखंड के लोगों को ला करके स्वागत सत्कार करते तो ठीक है। अगर अशोक गहलोत देखिए, मैं सुन लेने आप सुन लीजिए, आप देखिए बात मत कीजिए। आप आगे कांग्रेस नेता का बयान दिखा दीजिए कि वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने को तैयार है, या उनके पास में बहुमत है, या बहुमत आप सुन लीजिए। आप खुद बताइए। एक मिनट गोयल साहब, आप देखिए, चुनाव से पहले आपने गठबंधन किया, आप सफल नहीं हुए। आप अपने को तो कहते नहीं हो, आप कांग्रेस को कहते हो। कांग्रेस और एनसीपी का चुनाव से पहले गठबंधन है ना दोनों का, तो आप ये कैसे कह रहे हो? दोनों बातचीत चल रही है, कह रहे हैं। चल रही है ना, आप मैं कह रहा हूं, अब उद्धव ठाकरे की बात कहें तो अब उद्धव ठाकरे की बात आप सुनिए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ना कि बीजेपी से बातचीत चल रही है हमारी, अभी टूटी नहीं है बातचीत। अगर हमको हमारी मांगे पूरी हो गई तो हम समर्थन देंगे। ये बातें सामने आ रही है। उसके बाद अरे तो आप अमित शाह की तरफ से कोई बयान आया क्या? आपकी पार्टी का बयान देंगे। अच्छा गोयल साहब, एक मिनट गोयल साहब, इससे कुछ आगे की चिंताएं भी उभरती हैं क्या? बिहार चुनाव को लेकर, झारखंड चुनाव को लेकर? झारखंड में लोजपा आपके खिलाफ खड़ी है, आज तो आपके साथ सरकार में भी शामिल है और चुनाव भी आपके खिलाफ लड़ रही है। वहां जदयू बिहार में आपके साथ में है, लेकिन झारखंड में आपके खिलाफ खड़ी है सभी सीटों मेरे ख्याल में। और बिहार में भी नीतीश कुमार किस तरह खफाए उस सबको पता है। मंत्रिमंडल जब बना था मई में, आपने उनके जिन लोगों को इनकॉर्पोरेट किया था, तब से ही जो दरार उभरी थी। अब शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसके बाद से ये पुनर्परिभाषित नहीं होंगी ये सब चीजें। अमित गोयल साहब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, परिवार जब इतना बड़ा होता है तो कई बार कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। चलिए, आपके मनभेद नहीं है, इनके मनभेद नहीं है। और इनके बीच में अगर भेद हो तो वो उनमें हमारा जो अलायंस था, आप जो कह रहे हैं तो सब कुछ सुन लीजिए 20 सेकंड, अभी भी हम साथ मिलकर काम आप गोयल साहब एक मिनट, श्याम जी को आप श्याम जी को सुन लीजिए, बोलिए श्याम जी। हाँ देखिए जेपी शर्मा जी, जिस प्रकार से राजस्थान इसमें उभर करके सामने आया, यहाँ की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अशोक गहलोत ने जो कुछ करके दिखाया, सबको बुला करके यहाँ सबको इकट्ठा किया और जिस प्रकार की बातें हुई, क्योंकि कांग्रेस एकजुट रह पाई। वो कह रहे थे कि क्रोध विरोध की बातें चल रही थी, इसलिए विधायकों को हमको है सुरक्षित जगह लाना पड़ा। सुरक्षित जगह राजस्थान कांग्रेस के विधायक, अरे आप हो गया सर फाइनल। आप देखिएगा कि जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, निश्चित रूप से अगर वो यहाँ नहीं आते, बाकी मध्य प्रदेश भी था, पंजाब भी था, बाकी छत्तीसगढ़ भी था, विश्वास, और यहाँ पर सारे मुख्यमंत्री आए ना, गडकरी भी आए और खटगरे भी आए, बाकी सब आकर के यहाँ जो निर्णय हुआ वो निर्णय देखिएगा। आज जाकर के अहमद पटेल और वेणुगोपाल बोले हैं ना साथ में, ये सारी परिस्थितियां किस प्रकार के, अभी कोई वहां निलंबित हुई है विधानसभा, वहां राष्ट्रपति शासन से पहले, आप जैसे जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, बाकी जगह हुआ,
राज्य क्या महाराष्ट्र में भी फिर से गठबंधन आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कह रहे हो आप, संभावना सबसे और ये सारी चीज सबसे बड़ी संभावना जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, अगर हमारी बातें मानी तो आप मान सकते हो, क्योंकि सत्ता में रहने का आपको भी शौक है, आपको आपकी सत्ता चली जाएगी, दर्द बीजेपी को सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आप हो गया सर, समय हो गया। सबसे महत्वपूर्ण गोयल साहब, अरे गोयल साहब कल बोलिएगा, कल इसी पे रख लेंगे डिबेट, आप बोलोगे तो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझ में आती है, इस देश के मतदाता ने शायद पहली बार ये होते हुए देखा है कि एक जैसी विचारधारा के, सहोदर विचारधारा के दो दल भी एक दूसरे से दूर जा सकते हैं कुर्सी के लिए, गलती किसी की भी हो, या एकदम धुर विरोधी विचारधारा के दो दल भी एक साथ आ सकते हैं कुर्सी के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।